Assalamu alaikum. This is lecture number 24 for the course LSM 733 Production Operations Management. And I'm Usman bin Saif. In the last session, we discussed material requirement planning. और जो टॉपिक मेन टॉपिक हमने उसमें देखा था दैट वाज लॉट साइजिंग टेक्निक्स. लॉट साइजिंग और फिर हमने कैपेसिटी ग्राफ्स, दो चीज़ें हमने मेन चीज़ें इसमें देखी थी. और लॉट साइजिंग के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे अपनी लॉट्स को और कैपेसिटी को मैच करते हैं. लेट्स सपोज हमने वी डिस्कस्ड कि वीक 1 में हमने कंपोनेंट ए मैन्युफैक्चर करना है और कंपोनेंट ए जो है हमने 50 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं. हमारी कैपेसिटी जो है वो 40 यूनिट्स है. तो हम क्या करेंगे कि दो तरीके हैं. या तो अपनी अगर हमने लॉट 50 की रखनी है तो हम एक्स्ट्रा वर्क फोर्स जो है वो हायर करेंगे, हम एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करेंगे तो हम वीक ए में 50 प्रोड्यूस कर सकते हैं कैपेसिटी क्योंकि हमारी 40 की है. या फिर हम ऐसे करते हैं कि 40 हम कर लें वीक ए में और 10 जो यूनिट्स हैं वो वीक बी में कर लें. तो लॉट साइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, हम उसे डिवाइड कर लेते हैं अपनी लॉट्स को. हम लॉट जो है टाइम पीरियड से पहले भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और टाइम के बाद भी कर सकते हैं. वीक 6 में अगर एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होना है तो उसे हम कुछ वीक 6 में कर लेंगे, कुछ वीक 7 में कर लेंगे. या अगर हमारे पास लीन टाइम वीक 3-4 में है, 5 में है तो हम 3-4 में वीक 3 के अंदर वीक 6 वाला कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. लेकिन उसमें हमने फिर देखा था कि एक उसका नुकसान ये है, एक डिसएडवांटेज ये कि अगर हम पहले मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. और दूसरा उसमें हमने देखा था कि एक और उसमें डिसएडवांटेज ये कि एक दफ़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने और एक ही कंपोनेंट को 2 दफ़ा प्रोड्यूस करने में आपकी सेटअप कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है. देन वी टॉक्ड अबाउट द एक्सटेंशंस ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. और हमने कहा था कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्लोज लूप क्या होती है. कैपेसिटी प्लान हम कैसे करते हैं, हम कैपेसिटी प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मटीरियल्स, अकॉर्डिंग टू आवर ह्यूमन रिसोर्स, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट वी हैव रिसीव्ड. हम उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी प्लान करते हैं और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान बनाते हैं और इवेंचुअली हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं. लॉट साइजिंग टेक्निक्स इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. फिर हमने यहाँ तक तो प्रोडक्शन की बात थी, यहाँ तक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात थी. अब ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर में भी हैं. तो फिर हमने सर्विसेज की बात की कि सर्विसेज के अंदर हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे, MRP कैसे कर सकते हैं और हम अपना MPS कैसे बना सकते हैं, मटेरियल प्लानिंग स्केड्यूल कैसे बना सकते हैं और MRP कैसे कर सकते हैं. और हमने सर्विसेज सेक्टर में देखा था कि सर्विसेज सेक्टर में भी मटेरियल्स की ज़रूरत है. होटल इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपकी इन्वेंट्री है, मटेरियल आपको रॉ मटेरियल चाहिए. रेस्टोरेंट्स हैं, उसकी हमने एग्जांपल, एयरलाइन की हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी. फिर हमने कहा था कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इन सर्विसेज के अंदर 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, 2 तरह के सिस्टम्स यूज़ होते हैं. एक को डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेरियस रिसोर्स हब्स के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. दूसरा हमने उसमें देखा था एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. और फिर हमने एडवांटेजेस देखे थे ERP के और डिसएडवांटेजेस देखे थे. और हमने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक हमने कहा था कि एक बेसिकली प्लानिंग टूल है और यूजुअली ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे SAP के नाम से एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट. बट द पॉजिटिव थिंग्स, इसका एडवांटेज ये कि इट इज़ एक्सपेंडेबल. यू कैन ऐड एज मैनी मॉड्यूल्स दैट यू कैन मैनेज. फिर ERP जो है एक कंप्लीट, जैसे कहते हैं, हमारा सिस्टम है जिसमें कि हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या हमारे प्रोडक्शन, हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग, हमारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारी कैपेसिटी, ये सारी की सारी हमारी सप्लाई चेन, मार्केटिंग,
ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सप्लाई चेन के थ्रू आप अपने वेंडर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड कि हम ERP जो है अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी। और हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने कहा था कि हॉस्पिटल में ERP कैसे वर्क करता है। हॉस्पिटल में जैसे एक पेशेंट वॉक इन करता है, आके रिसेप्शन पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है और उसके बाद वो बताता है कि उसके बाद वो जाता है एक जनरल फिजिशियन, जनरल डॉक्टर के पास जाता है, जो डायग्नोस करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसके गले में गला ख़राब है तो वो गला ख़राब है तो वो ENT स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा। अब ENT स्पेशलिस्ट तक के पास जाने से पहले थ्रू द ERP सिस्टम जितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, तमाम डॉक्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे कैन सी दैट ऑन देयर कंप्यूटर्स कि कितने टोटल पेशेंट्स आज आए हैं, उन पेशेंट्स में से कितने ENT स्पेशलिस्ट के पास गए, कितने ENT स्पेशलिस्ट के पास अभी वेट कर रहे हैं, कितने पेशेंट्स को ENT स्पेशलिस्ट ने देख लिया है, उनको क्या प्रॉब्लम्स थी उन पेशेंट्स को, उनको क्या डायग्नोस किया गया, क्या बीमारी डायग्नोस की गई और फिर उनको क्या मेडिकेशन दी गई। इसी तरह फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल वो भी देख सकता है कि कितने पेशेंट्स आए, उन्होंने कितनी फ़ी पे की, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी हर पेशेंट पे कर रहा है, कितनी कंसल्टेशन फ़ी पे कर रहा है, उसके बाद कितनी स्पेशलिस्ट फ़ी पे कर रहा है। उसके बाद व्हेन दे गो टू द डिस्पेंसरी या व्हेन दे गो टू द मेडिकल शॉप, तो वहाँ से उनको कौन कौन सी मेडिसिन, कितनी प्राइस की मेडिसिन उस जो है पेशेंट को, कस्टमर को दी गई हैं। तो उस और रियल टाइम के अंदर आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले दे कैन सी कि आज के दिन हॉस्पिटल ने कितना रेवेन्यू अर्न किया। ये तो एक एस्पेक्ट है। इसी तरह आप उसके अंदर और भी इसके अंदर मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बेड सिस्टम, कितने बेड्स हैं, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड नहीं हैं, कौन सा रूम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और फिर उसके अंदर प्राइस क्लासिफिकेशंस और बेशुमार चीज़ें। फिर हॉस्पिटल इक्विपमेंट की बाइंग, उसके बाद जो हॉस्पिटल के अंदर रॉ मटेरियल, उसके अलावा इन्वेंट्रीज यूज़ हो रही हैं, उसकी सप्लाई चेन, ये सारी की सारी चीज़ें आप अगर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। So this was about the enterprise resource planning, which is ERP, SAP है, Oracle है, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज हमने पहले भी जैसे कहा कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़, एंड इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इनके मॉड्यूल्स इतने ज़्यादा, इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इम्प्लीमेंटेशन चलती जाती है। जब इम्प्लीमेंटेशन जहाँ चलती जाती है और अपग्रेडेशन भी होती रहती है मॉड्यूल्स की, सो इट नेवर एंड्स। So this was what we discussed in the last session. In the last session we discussed the chapter of material requirement planning. The agenda for this session is we'll start with the chapter of just-in-time and lean operations. Just-in-time and lean operations. We'll talk about the company profile, a case study of Toyota Motor Corporation. Motor Corporation. Then we'll talk about what is just-in-time, the Toyota production system, and the lean operations. And then we'll see how through these systems, how they can eliminate their waste, remove variability, and improve the throughput. Then we'll talk about just-in-time partnerships क्या होती हैं, सप्लायर्स के कंसर्न्स क्या होते हैं विद, एंड देन जस्ट इन टाइम का लेआउट क्या होता है, डिस्टेंस रिडक्शन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, रिड्यूस स्पेस एंड इन्वेंट्री,
एंड देन व्हेन वी विल टॉक अबाउट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे कि उसकी वेरिएबिलिटी कैसे रिड्यूस हो सकती है, इन्वेंट्री हम कैसे जस्ट इन टाइम के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, लॉट साइजेस कैसे कम कर सकते हैं, और सेटअप कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें हम रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। एंड देन वी विल टॉक अबाउट जस्ट इन टाइम स्केजुलिंग क्या होती है, जिसमें हम लेवल स्केजुल्स की बात करेंगे। फिर इसमें कैनबान स्केजुल्स भी होते हैं, कैनबान स्केजुल्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लेवल स्केजुल्स तक आज के हमारे ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। So let's start with the chapter. Chapter is just in time and lean operations. Toyota Motor Corporation. Let's talk about the case profile or case study of the Toyota Motor Corporation. Largest vehicle manufacturer in the world with annual sales of over 9 million vehicles. It is the largest vehicle manufacturer. दुनिया के सबसे बड़ी गाड़ियाँ, जीप, जितने व्हीकल्स हैं ये बनाने वाली कंपनी है, जो कि उसकी एनुअल सेल एक साल में 9 मिलियन गाड़ियाँ वो बेचते हैं। सक्सेस ड्यू टू टू टेक्निक्स। सक्सेस ड्यू टू टू टेक्निक्स, दो इसकी मेजर जो सक्सेस की वजह वो दो टेक्निक्स के इस्तेमाल करने में से, एक जस्ट इन टाइम और एक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूअल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सेंट्रल टू जस्ट इन टाइम, और कंटिन्यूसली आप जस्ट इन टाइम के अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटीग्रेट करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, साथ साथ जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अराइव हो जाते हैं। Eliminating excess inventory makes problems immediately evident. And eliminating excess inventory, वो inventory just in time system क्या होता है? Just in time system ये होता है कि जितनी inventory, जितना raw material जिस वक्त चाहिए उसी वक्त वो आए और आप उसको इस्तेमाल कर लें, आप अपने पास उसको स्टोर ना करें एज इन्वेंट्री। तो वो एक्सेस इन्वेंट्री अगर हो जाए तो वो फॉरन एक्सेस इन्वेंट्री वापस भेज देते हैं या अपने पास नहीं रखते। उससे एक और फायदा होता है कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी लो हो जाती है। सेंट्रल टू टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज अ कंटिन्यूइंग एफर्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स अंडर आइडियल कंडीशंस। रेस्पेक्ट फॉर पीपल इज फंडामेंटल। स्मॉल बिल्डिंग बट हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। Sub assemblies are transferred to the assembly line on a just-in-time basis. High quality and low assembly time per vehicle. अब कैसे कर रहा है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन? ऐसे कर रहा है कि एक तो हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, देन सब असेंबलीज, मेन असेंबली, सब असेंबली। सब असेंबली जैसे सब असेंबली पे टोयोटा का इंजन जोड़ रहे हैं आपस में। जब इंजन जुड़ जाता है तो उसके बाद मेन असेंबली के अंदर, गाड़ी के अंदर इंजन फिट कर देते हैं। तो ऐसे सब असेंबलीज एंड सब असेंबलीज का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने हाई क्वालिटी व्हीकल्स एंड लो असेंबली टाइम पर व्हीकल। दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से टोयोटा इज द नंबर 1 car manufacturer in the world. Now, just in time Toyota production system and lean operations. Just in time is a philosophy of continuous and forced problem solving via a focus on throughput and reduced inventory. अब just in time basically क्या है कि it is a continuous and forced problem solving. Forced problem solving कैसे कि जैसे जैसे आपके पास इन्वेंट्री आती जाती है, उसके अंदर कोई इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आता जाता है, आप उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली उसी वक्त सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज आप इन्वेंट्री को अपने पास रख नहीं रहे। जब रख नहीं रहे, अब अपने पास इन्वेंट्री जमा करना शुरू होते हैं तो आप कहेंगे कि हम बाद में इसको ठीक कर लेंगे, इन्वेंट्री में ये प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आपने उसको फॉरेन प्रोडक्शन में यूज़ करना है तो आप फॉरेन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। एंड रिड्यूस्ड इन्वेंट्री। Toyota production system emphasizes continuous improvement, respect for people, and standard work practices. Lean production supplies the customer with their exact wants when the customer wants it without waste. Lean production क्या होती है? Lean production होती है कि production supplies the customer को supply करते हैं गाड़ियाँ एक with the exact wants जो customer चाहता है and without wasting anything. Just in time emphasizes forced problem solving. Toyota production system
emphasizes employee learning and empowerment in an assembly line environment. Lean operations emphasizing understanding the customer. Just in time आपका problem solving tool है. Toyota production system आपका assembly line learning through the assembly line, और आपका lean operations जो है वो emphasize करता है understanding the customer, कि customer क्या चाहता है और उसको क्या provide किया जाए. Eliminate waste. Waste is anything that does not add value from the customer point of view. Storage, inspection, delay, waiting in queues, defective products do not add value and are 100% waste. अब हमने यहाँ पे philosophy क्या discuss की? हमने philosophy देखी कि just in time emphasizes forced problem solving. Toyota production system emphasizes employee learning and empowerment in an assembly line environment. Lean operations emphasizing understanding the customer. And lean production supplies the customers with their exact wants when the customer wants it without waste. Customer wants it without waste. Without waste का मतलब है without lead time. अब customer को गाड़ी चाहिए, कस्टमर जाकर टोयोटा पे गाड़ी बुक कराते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, अगर उसने उन्हें लीड टाइम दिया हुआ 5 डेज़, तो 5 डेज़ के बाद अगर डिलेज आना शुरू हो जाए और उनको 30 डेज़ बाद गाड़ी डिलीवर की जाए, तो दैट 25 डेज़ जो आपने एक्स्ट्रा लिए वो आपका वेस्टेज है. इसी तरह इंस्पेक्शन में टाइम वेस्ट करना, स्टोरेज में टाइम वेस्ट करना, क्यूज में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये सारी के सारी वेस्टेजेस हैं. ओनो's 7 wastes. ओनो एक टोयोटा कंपनी का एक मैनेजर था. उसने ये 7 प्रिंसिपल 7 वेस्ट के उसने टाइप्स उसने इंडिकेट किए थे, डेवलप किए थे, एंड ही वाज द वन जिसने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किया था. और उसने ये जो उसके 7 वेस्ट थे उसमें पहला ये है ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन आप वेस्ट कैसे कहते हैं? आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना प्रोड्यूस करें, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो वेस्ट है. क्यूज़, लाइनों में आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम. ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है. इन्वेंट्री की कॉस्ट की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है. मोशन में टाइम हो रहा है. ओवर प्रोसेसिंग, जितना प्रोसेस करना था आप ज़्यादा प्रोसेस कर दें तो भी आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा. डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ख़राब प्रोडक्ट्स, ये सारे उसने आइडेंटिफाई किए थे कि जी सारे की सारी चीज़ें वेस्टेजेस हैं. ओवर प्रोडक्शन होगी तो भी वेस्टेज है. इन्वेंट्री आप ज़्यादा बिल्डअप कर लें या इन्वेंट्री को आप बिल्डअप कर लें, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी वेस्टेज है. तो बेसिकली टोयोटा ने अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज ऐसे किया कि उसने ये सारे वेस्टेजेस ख़त्म कर दिए. उसने कहा कि जस्ट इन टाइम सिस्टम, रॉ मटेरियल उसी वक्त पहुँचे जब उसकी ज़रूरत है, और वो ज़रूरत के जैसे उसको जहाँ पे यूज़ होना है वो वहाँ पे यूज़ हो जाए. उसको स्टोर करना, इन्वेंट्री रखना इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. और उसने कहा कि ये सारे वेस्टेजेस हैं, इनको रिड्यूस किया जाए. एलिमिनेट वेस्ट. अदर रिसोर्सेज सच एज एनर्जी, वाटर एंड एयर आर ऑफन वेस्टेड. एफिशिएंट, एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मिनिमाइज इनपुट्स, रिड्यूसेस वेस्ट. और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो हमने चीज़ें पहले डिस्कस की ये वेस्ट नहीं है, एनर्जी, वाटर, एयर ये भी वेस्ट हैं. ट्रेडिशनल हाउस कीपिंग हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू द 5S. और ट्रेडिशनल हाउस कीपिंग होती है जो टोयोटा के अंदर आपके सर्विसिंग है, तो जितने भी उनकी मशीनरी उनकी और जितने उनके वेस्टेजेस हैं इन सब की जो मेंटेनेंस उसे हाउस कीपिंग कहते हैं. द 5S. और वो हाउस कीपिंग क्या यूज़ करते हैं? 5S यूज़ करते हैं. 5S क्या है? सॉर्ट, सेग्रीगेट, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट. सॉर्ट करें, सेग्रीगेट कर लें. सॉर्ट किसको कर लें? प्रोडक्ट को सॉर्ट कर लें कि कौन सा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कौन सा नॉन डिफेक्टिव है. जो नॉन डिफेक्टिव है उसको सेग्रीगेट कर लें, उसको अलग कर लें बाकियों में से, और अगर उस पर डाउट है तो उसको फेंक दें. सिंप्लीफाई, स्ट्रेटन, मेथड्स एनालिसिस टूल.
कि सिंप्लीफिकेशन और मैं जितने भी आपके एनालिसिस उनको स्ट्रेट एनालिसिस करें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना पड़ें। शाइन स्वीप, क्लीन डेली, अपनी तमाम मशीन्स को क्लीन रखें, डेली क्लीनलीनेस, अपने फ्लोर को, अपने जो आपका प्रोडक्शन फ्लोर है उसको भी। स्टैंडर्डाइज, रिमूव वेरिएशंस फ्रॉम प्रोसेसेस, और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, उन्होंने हर प्रोसेस को डिफाइन कर दिया कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, पहले स्टेप में इतना टाइम लगेगा, दूसरे स्टेप में इतना टाइम लगेगा, तीसरे स्टेप में इतना टाइम लगेगा, पहले स्टेप में ये काम करने, दूसरे में ये काम करने, तीसरे में ये काम करने। स्टैंडर्डाइज कर दिया। एक दरवाज़ा गाड़ी का फिट करना है तो दरवाजे का भी एक स्टैंडर्ड है, कैसे फिट करना है कि दरवाजे को इस एंगल के ऊपर उन्होंने रखना है और उसके बाद 4 बोल्ट पहले लगेंगे, फिर आखिरी बोल्ट लगेगा, फिर उसके बाद बाकी बोल्ट लगाएंगे। सस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन, रिव्यू वर्क एंड रिकॉग्नाइज प्रोग्रेस। सस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि कोई दूसरा आके आपको डिसिप्लिन ना सिखाए, आप अपने डिसिप्लिन के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपना काम के खुद जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपना काम खुद रिव्यू करें, रादर देन कि कोई और रिव्यू करे, आपको कंट्रोल करे, आप अपना काम खुद रिव्यू करें, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अपनी प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करें। 2 additional S, safety, build in good practices, support maintenance, reduce variability, unplanned downtime. Now ये तो 5 S थे जो कि टोयोटा यूज़ कर रहा है। अदर देन दैट जो मार्केट में और कंपनीज बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर उन्होंने 2 S और ऐड कर दिए हैं, एक सेफ्टी और एक सपोर्ट मेंटेनेंस। सेफ्टी क्या है? बिल्ड इन गुड प्रैक्टिसेस, कि सेफ्टी जो है कि आप वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ हो। देन मेंटेनेंस, रिड्यूस वेरिएबिलिटी, और मेंटेनेंस साथ साथ अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस करने से आपकी मशीन जो है, जो प्रोडक्शन है, वो उसमें वेरिएबिलिटी कम आती है। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि आपने 50 कार्स हैं, उनके आपने हेडलाइट्स फिट करनी थी, 2 की हेडलाइट्स 5 डिग्री ऊपर हैं, एक की हेडलाइट्स 7 डिग्रीज नीचे, तो वेरिएबिलिटी है कि उनके एग्जैक्ट एक स्टैंडर्ड के ऊपर लाइट्स फिट नहीं हो रही गाड़ी। और ये हो सकता है कि आप अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस नहीं कर रहे, तो मशीनरी जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रही, फिटिंग मशीनरी जिससे आप गाड़ी की लाइट फिट कर रहे हैं। रिमूव वेरिएबिलिटी, जस्ट इन टाइम सिस्टम रिक्वायर्स मैनेजर्स टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी कॉज्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जस्ट इन टाइम रिक्वायर्स मैनेजर्स के अंदर बिल्ट इन सिस्टम है कि वो मैनेजर्स जो हैं वो वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, इंटरनल वेरिएबिलिटी को भी, एक्सटर्नल को भी। वेरिएबिलिटी इज एनी डेविएशन फ्रॉम द ऑप्टिमम प्रोसेस, और वेरिएबिलिटी हम कहते हैं किसी भी डेविएशन को ऑप्टिमम प्रोसेस की। इसका मतलब कि अगर एक नट बोल्ट यहाँ लगना था, उसको आपने ज़रा सा 2 डिग्री ऊपर लगा दिया, ये भी वेरिएबिलिटी है। ऑप्टिमम प्रोसेस ये था कि एग्जैक्ट इसी जगह पे नट बोल्ट लगे। लेस वेरिएबिलिटी रिजल्ट्स इन लेस वेस्ट, तो जितनी वेरिएबिलिटी कम होगी उतना वेस्ट कम होगा आपका। सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी, इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहला तो सोर्स ये इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट ड्राइंग्स। गाड़ी जब हम कार के इस वक्त क्योंकि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स होती हैं, गाड़ी की ड्राइंग बनाई जाती है, उसके फ्रेम की ड्राइंग बनाई जाती है, उसके एक एक बोल्ट की, एक एक पार्ट की ड्राइंग बनाई जाती है, उसके बाद फिर गाड़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। इनकम्प्लीट ड्राइंग्स हों या इनएक्यूरेट ड्राइंग्स हों, उसमें एग्जैक्टली पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की हों, स्पेसिफिकेशंस ना दी हुई हों, तो भी वेरिएबिलिटी आएगी। पुअर प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन इनकरेक्ट क्वांटिटीज, लेट और नॉन कन्फॉर्मिंग यूनिट्स। पुअर प्रोडक्शन प्रोसेस आपका पुअर होगा तो इनकरेक्ट क्वांटिटीज, आपने जहाँ पे 5 बोल्ट्स लगाने वहाँ 4 बोल्ट्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, या नॉन कन्फॉर्मिंग आपने वहाँ पे बड़ा बोल्ट लगाना था, आपने छोटा बोल्ट लगा दिया, इस तरह की आप वेरिएबिलिटीज आएंगी। अननोन कस्टमर डिमांड्स, फिर कस्टमर की बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको अननोन है, जिसकी वजह से आपकी वेरिएबिलिटी आती है। वेरिएबिलिटी इस तरह से आती है कि आप गाड़ी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपने स्टैंडर्ड्स के कंफर्म करके, लेकिन वो कस्टमर को नहीं पसंद आती, इसलिए नहीं पसंद आती क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था। बोथ जस्ट इन टाइम एंड इन्वेंट्री रिडक्शन आर इफेक्टिव टूल्स इन आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ वेरिएबिलिटी। इम्प्रूव थ्रूपुट, the time it takes to move an order from receipt to delivery। थ्रूपुट किसे कहते हैं जी? थ्रूपुट होती है टाइम एंड टेक्स
टू मूव एन ऑर्डर फ्रॉम रिसीट टू डिलीवरी, आपने एक ऑर्डर रिसीव किया और उसके बाद उस ऑर्डर को डिलीवर करने के अंदर जिस जो टाइम लगा, इसे हम लीड टाइम भी कहते हैं, इसे हम थ्रूपुट भी कहते हैं. टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द शिपिंग ऑफ द फिनिश्ड ऑर्डर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. रॉ मटेरियल के रिसीव होने और उसके बाद फिनिश गुड के बनने तक, ऑर्डर के बनने तक, उसे मैन्युफैक्चरिंग टाइम कहते हैं, साइकिल टाइम कहते हैं. अ पुल सिस्टम इंक्रीजेस थ्रूपुट. और पुल सिस्टम जो है, पुल सिस्टम क्या होता है कि आपने सिस्टम को खींचना. सिस्टम को खींचने का मतलब है आप अपने चीज़ों को एफिशिएंट करना, आपने अपनी चीज़ों को और स्पीड अप करना. तो उससे आपकी थ्रूपुट जो है, ये आपके नंबर, आप जहाँ पे 10 आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी थ्रूपुट 10 यूनिट्स थी. अब अगर आप सिस्टम को पुल करेंगे तो आप अपनी जो प्रोडक्शन है वो 15 यूनिट्स भी कर सकते हैं, 15 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. By pulling materials in small lots, inventory cushions are removed, exposing problems and emphasizing continual improvement. By pulling materials in small lots, pulling materials in small lots का मतलब है कि आप अपने materials को स्मॉल छोटी लॉट्स में अगर आप मंगवाना शुरू कर दें तो इन्वेंट्री क्वेश्चंस आर रिमूव्ड. तो उससे ये भी होता है कि आपका इन्वेंट्री क्वेश्चन का मतलब है मैंने 10 कार्स मैन्युफैक्चर करनी है. 10 कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मैं जो है 10 कार्स एक दिन में तो मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, 10 कार्स आपकी 10 दिन में मैन्युफैक्चर होंगी. तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट डे को 5 गाड़ियों का रॉ मटेरियल मिला, सेकंड डे को 5 गाड़ियों का रॉ मटेरियल मंगवा लिया और उसको मैंने फिर यूज़ कर लिया. अब अगर मैं क्या करता हूँ कि इकट्ठा 20 गाड़ियों का रॉ मटेरियल मंगवा लेता हूँ, मैन्युफैक्चर 10 करनी हो, पहले दिन ही मैं 20 गाड़ियों का मंगवा लेता हूँ, तो उससे ये होगा कि बहुत सारी बीच में जो इन्वेंट्री क्वेश्चन होने की वजह से प्रॉब्लम्स जो थे वो मेरे इम्प्रूव नहीं होंगे, वो वहाँ फंस जाएंगे. अब अगर मैं 5-5 करके मंगवाऊंगा तो उसकी इंस्पेक्शन भी बेहतर हो सकेगी और मेरे प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई हो सकेंगे कि 5 जो हैं वो मेरे 5 गाड़ियों का रॉ मटेरियल जो है ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है या नहीं. Manufacturing cycle time is reduced. Push system dumps order on the downstream stations regardless of the need. और इसी तरह पुश सिस्टम, एक पुल सिस्टम है, एक पुश सिस्टम है. पुश सिस्टम क्या करता है कि ऑर्डर की स्पीड को रिड्यूस कर देता है. डाउनस्ट्रीम स्टेशंस रिगार्डलेस ऑफ द नीड, अब उसकी प्रोडक्ट की नीड है या नहीं, नीड अगर ज़्यादा है, इस वक्त हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मैन्युफैक्चर करने, तो भी अगर आप पुश सिस्टम की तरफ चले जाएं तो वो उसकी स्पीड रिड्यूस कर देगा. Just in time. Powerful strategy for improving operations. Materials arrive when they are needed and where they are needed. Identifying problems and driving out waste reduces cost and variability and improves throughput. Requires a meaningful buyer-supplier relationship. अब just in time के लिए एक meaningful buyer-supplier relationship होना ज़रूरी है. अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने बायर के, अपने सप्लायर के साथ नहीं होगा तो आपको टाइम पे वो नहीं डिलीवर करेगा चीज़ें, आपका रॉ मटेरियल नहीं डिलीवर करेगा. सो जस्ट इन टाइम सिस्टम होता क्या है कि मटेरियल्स अराइव वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे, एंड व्हेन दे आर नीडेड, और जब चाहिए उस वक़्त वो आपके मटेरियल्स वहाँ पहुँच जाएं. एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड ड्राइविंग आउट वेस्ट, और इससे हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और वेस्ट रिड्यूस करें, और वेस्ट रिड्यूस करने से कॉस्ट रिड्यूस होगी और वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस, वेरिएबिलिटी और वेस्ट दोनों रिड्यूस करने से कॉस्ट रिड्यूस करेंगे और हमारी जो थ्रूपुट है वो इम्प्रूव होगी. जस्ट इन टाइम एंड कंपैटिटिव एडवांटेज. कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है जस्ट इन टाइम का? सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यू वेंडर्स, supportive supplier relationships, quality deliveries on time directly to work areas. Layout, work cells, group technology, flexible machinery, organized workplace, reduced space for inventory. Inventory, small lot sizes. अब हम just in time के competitive advantage देख रहे हैं over the other systems. Inventory के small lot sizes होंगे, low setup time, specialized part bins, scheduling, zero deviation from schedules, level schedules, suppliers informed of schedules, Kanban techniques.
प्रिवेंटिव, हम कानबान टेक्निक्स अभी आगे देखेंगे। बेसिकली कानबान कहते हैं कार्ड सिस्टम को, तो आपने इंटीमेट करना हो अपने प्रोडक्ट या हमारे प्रोडक्शन के स्टेप्स पे, तो आप उसको उसके साथ कार्ड सिस्टम कार्ड लगा देते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल, डेली रूटीन, ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट, quality production, statistical process control, quality suppliers, quality within the firm, employee empowerment, empowered and cross-trained employees. cross-trained employees वो empowered वो होते हैं जो कि decision ले सकें, cross-trained वो होते हैं जो अपने एक division से वो training उनको कराई हो 2-3 divisions के अंदर, तो वो किसी भी तीनों में से किसी division में भी काम कर सकें, एक दूसरे को help out कर सकें। Training support, few job classifications to ensure flexibility for employees. Commitment, support of management, employees and suppliers. This is important in just-in-time. तो just-in-time technique की ये competitive advantages हैं over the other inventory systems, which results in rapid throughput, frees assets, quality improvement, reduces waste, cost reduction, adds pricing flexibility, variability reduction, rework reduction. अब ये सारी हमारे देखा कि competitive advantages हैं। इन competitive advantages का फ़ायदा क्या होता है कि rapid throughput, freeze asset, rapid throughput का मतलब है जल्द प्रोडक्शन और तेज़ हो जाती है, जल्दी हो जाती है, जिससे कि हमारे assets भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। assets हमारी है ना, मशीनरी है, मशीनरी पे काम जल्दी हो जाएगा तो जल्दी फ्री हो जाएगी। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, वेस्ट रिडक्शन होती है, फिर कॉस्ट रिडक्शन की वजह से आप प्राइस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और रीवर्क भी नहीं करना पड़ता आपको ज़्यादा। विच विन्स ऑर्डर्स बाय फास्टर रिस्पॉन्स टू द कस्टमर एट लोअर कॉस्ट एंड हायर क्वालिटी, अ कंपैटिटिव एडवांटेज। और इसका सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है इस जस्ट इन टाइम सिस्टम का कि एक तो फास्टर रिस्पॉन्स, आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कस्टमर को, फिर लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी। जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप्स, just in time partnerships exist when a supplier and purchaser work together to remove waste and drive down cost. just in time partnerships क्या होती हैं? exist when a supplier and purchaser दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं to remove, एक तो wastage कम कर रहे हैं और drive cost को reduce कर रहे हैं। Four goals of just in time partnerships are removal of unnecessary activities, removal of in-plant inventory, removal of in-transit inventory, improved quality and reliability. जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप्स क्या होती हैं? लेट्स सपोज मैं, आपकी कंपनी है, आप सप्लायर हैं, मैं आपकी कंपनी के साथ जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप कर लेता हूँ। और जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप किस चीज़ की कर लेता हूँ कि कार मैन्युफैक्चर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, टीपीएस को, तो मैं आपके साथ जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप कर लेता हूँ कि आप मुझे गाड़ी का डैशबोर्ड बना के देंगे, डैशबोर्ड आप बना के दे रहे हैं, बाकी गाड़ी मैं बना रहा हूँ, इंजन मैं बना रहा हूँ, बॉडी फ्रेम मैं बना रहा हूँ। अब गाड़ी का सबसे पहले तो मैंने गाड़ी का चेज़ असेंबल किया, बॉडी बनाई गाड़ी की, उसके बाद मैंने उसके अंदर इंजन फिट किया, वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी फ़िट की, उसके बाद मैंने सस्पेंशन उसकी फ़िट की, फिर उसके बाद फिर अब डैशबोर्ड फिट करना है। अब डैशबोर्ड 6-7वीं स्टेज पे जाकर डैशबोर्ड फिट करना है। तो अब क्या होगा कि डैशबोर्ड क्योंकि आपने बना के देना है, तो वो गाड़ी जिस वक्त 7th स्टेज पे पहुंचेगी तो आपने एन उस वक्त डैशबोर्ड उसको वहाँ पे पहुंचा देना और डायरेक्टली आपने मेरी असेंबली लाइन के ऊपर डैशबोर्ड डिलीवर कर देना, सो दैट कि आप जैसे डैशबोर्ड वहाँ डिलीवर करें तो वो उसके अंदर असेंबल हो जाए, साथ साथ आप डिलीवर करते जाएं, साथ साथ असेंबल होता जाए। दिस इज़ व्हाट जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप इज़। अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं राह चलते या ऐसे ही आपने कहा कि यार मैं भी डैशबोर्ड बनाता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं 10 गाड़ियाँ बना रहा हूँ, मुझे 10 डैशबोर्ड दे जाना। हो सकता है आप टाइम पे दे के जाए, नहीं दे जाए, आपने मुझे कहा कि आज मैं दे जाऊँगा, आप 15 दिन मुझे डैशबोर्ड ना दें, 15 दिन मेरी जो असेंबली लाइन जो रुकी रहे वो स्टेज 7 के ऊपर रुकी हुई क्योंकि डैशबोर्ड नहीं आ रहे। तो अब
क्या होगा कि मैं अगर आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा डैशबोर्ड के लिए, तो मुझे आपके एक एक इंटरनल सिस्टम का भी पता होगा कि डैशबोर्ड मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने हो गए, कितने नहीं हुए, क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है, और उसकी डिज़ाइन, शेप, हर चीज़। और आपको मेरे सिस्टम्स का भी पता है कि मेरी गाड़ियाँ कौन सी स्टेज पे पहुँच गई हैं, अब डैशबोर्ड के स्टेज में कितना टाइम रह गया और कितने टाइम में आपने डैशबोर्ड्स वहाँ पहुँचाने हैं। इसी तरह फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एलिमेंट है, कॉस्टिंग है सारी, वो भी हम इस तरह पार्टनरशिप में, उससे ही कि हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। नाउ सप्लायर्स, अब इसका हम एक और देखते हैं कि सप्लायर्स और बायर्स आपस में कैसे पार्टनरशिप्स करते हैं। सप्लायर्स क्या करते हैं, लोकेट नियर बायर। जो बायर, अब टोयोटा की अगर एक असेंबली लाइन है तो उसके करीब ही जगह पे वो अपने भी फैक्ट्री लगा लेंगे जहां वो अपना डैशबोर्ड मैन्युफैक्चर करेंगे, सो दैट कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम लेस कंज्यूमर। Extend JIT techniques to other suppliers, include packaging, routing details, detail ID and routing labels, focus on core competencies. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट होता है बायर और सेलर में, और बायर्स क्या करते हैं, शेयर कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड डिमांड फोरकास्ट, मिनिमाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड इनकरेज इनोवेशन, सपोर्ट्स सप्लायर इनोवेशन, प्राइस कंपेटिटिव एंड डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब बायर क्या अपने सेलर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी डेवलप कर रहा है। कस्टमर की प्रेफरेंसेस और डिमांड्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जी कस्टमर्स अब इस तरह का डैशबोर्ड चाहते हैं, आप उसका डैशबोर्ड का और मैं आपको डिज़ाइन भी बना के दे रहा है, फिर आपको भी एक फ्री हैंड दे रहा है कि अगर इस डिज़ाइन में आप और कोई बेहतरी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो हमें बताएं, फिर हम अप्रूव करेंगे तो आप उसमें चेंज कर दें। फिर कोर कॉम्पिटेंसीज, प्रोसेस ऑर्डर्स जो है, मिनिमम पेपर वर्क, और मिनिमम पेपर वर्क जो है दोनों के दरमियान में आप हो सकता है थ्रू ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब क्वांटिटीज़ और शिपिंग, अब क्या है, सप्लायर ने शिप करना है, सीक जॉइंट स्केजुलिंग, शिपिंग एफिशिएंसीज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यूज एडवांस शिपिंग नोटिस, शिप फ्रीक्वेंट स्मॉल ऑर्डर्स। ठीक है, तो शिपिंग की भी ये टाइप्स हैं कि स्मॉल ऑर्डर्स के अंदर फ्रीक्वेंटली कर ले या लार्ज ऑर्डर्स के अंदर कर ले, थर्ड पार्टी किसी और से लॉजिस्टिक्स ले लें। इसी तरह क्वांटिटीज़, प्रोड्यूस स्मॉल लॉट्स, डिलीवर विद लिटिल ओवर एज एंड अंडर एज, मीट म्यूचुअली डेवलप्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट विद जीरो डिफेक्ट्स। तो ये क्वालिटी और शिपिंग जो है ये भी सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है और ये दोनों बायर के पास आ गए। दिस इज हाउ जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप्स वर्क। कंसर्न्स ऑफ सप्लायर्स नाउ, डाइवर्सिफिकेशन, ties to only one customer increases risk. Concerns of suppliers, suppliers के जो हैं वो क्या concerns हैं? सप्लायर्स के कंसर्न, एक तो पहला तो डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, आप मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो टू ओनली वन कस्टमर इंक्रीजेज रिस्क। कि अगर एक ही, मैं सप्लायर हूँ, आप बायर हैं, मैं सिर्फ आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, आपकी कंपनी की गाड़ियों के डैशबोर्ड मैं बना रहा हूँ। अब अगर आप क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी 20% अब मैं गाड़ियाँ प्रोड्यूस करूँगा, 50% मैं हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी नो हाउ अब नहीं है हेलीकॉप्टर्स की, तो आप क्या करेंगे, एक और सप्लायर वेंडर हायर कर लेंगे जो है हेलीकॉप्टर्स के डैशबोर्ड बनाता होगा। तो मेरे लिए आपकी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मेरे लिए तो रिस्क है कि आप मुझे ऑर्डर देना कम कर देंगे, क्योंकि आपको सिंस गाड़ियाँ हैं, आप कह रहे हैं मैं गाड़ी बनाने बंद कर, अब तो मैं हेलीकॉप्टर बनाने लगूँ। स्केजुलिंग, डोंट बिलीव कस्टमर्स कैन क्रिएट अ स्मूथ स्केड्यूल। अब सप्लायर जो है, बीइंग अ सप्लायर, मुझे लगता है कि आप बायर हैं, आप मेरे कस्टमर हैं, लेकिन आप जो मुझे स्केड्यूल बना के दे रहे हैं दैट इज़ नॉट अ स्मूथ वन। आप मुझे, इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि आप मुझे थोड़ा बहुत चीट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं टाइम पे डिलीवर नहीं करूंगा, तो आप मुझे एक दिन 2 दिन पहले का टाइम देते हैं। जिस दिन प्रोडक्शन करनी तो एक दिन पहले का देते हैं कि आज डिलीवर करें, और फिर एंड टाइम पे मुझे, जब मैं डिलीवर करने वाला होता हूँ तो मुझे कहते हैं कि नहीं एक दिन ठहर जाइए, समथिंग इस तरह के टैक्टिक्स भी करते होते हैं जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं। चेंजेस, शॉर्ट लीड टाइम्स मीन्स इंजीनियरिंग और स्पेसिफिकेशन चेंजेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब चेंजेस, अब आप
डैशबोर्ड में चेंज कर रहे हैं तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी भी चेंज करती है, लीड टाइम भी उसमें चेंज करना पड़ता है। तो उसके मतलब इंजीनियरिंग और स्पेसिफिकेशन चेंजेस की वजह से लीड टाइम बढ़ जाता है। शॉर्ट लीड टाइम में तो मैं आपको नहीं फिर कर सकूँगा, तो वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। क्वालिटी लिमिटेड बाय कैपिटल बजट्स, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। अब क्वालिटी में आपको उस वक्त अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूँ जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मेरे पास कैपिटल बजट ज़्यादा होगा, प्रोसेसेस मेरे ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। देन लॉट साइजेस, स्मॉल लॉट साइजेस में ट्रांसफर कॉस्ट टू टफ सप्लायर्स। अब स्मॉल लॉट साइजेस के अंदर आप बायर हैं, मैं सेलर हूँ। आपने तो मुझे कहा कि मुझे एवरी मंथ, आपने कहा कि वीक मुझे 10 डैशबोर्ड चाहिए। अब मैं हर पूरे हफ्ते में 10 डैशबोर्ड मैन्युफैक्चर करूँ आपको दूँ, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल क्या होगा कि मैं इकट्ठे 100 डैशबोर्ड्स मैन्युफैक्चर कर लूँ। बड़ी लॉट में जितना ज़्यादा मैं मैन्युफैक्चर करूँगा, जितनी ज़्यादा बड़ी लॉट में मैन्युफैक्चर करूँगा, उतना मेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा होगी। तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा मैन्युफैक्चर करूँ। आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ 10 ही मैन्युफैक्चर करो और 10 मुझे दो, तो वो भी मेरे लिए एक लॉट साइजेस की वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज कर रही होगी। Just in time layout reduces waste due to movement. Just in time layout tactics build work cells for families of products, include a large number of operations in a small area, minimize distance, design little space for inventory, improve employee communication, use POCA yoke devices, build flexible or movable equipment, cross train workers to add flexibility. वेस्टेज, हमने कहा कि हम वेस्टेज कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी ड्यू टू मूवमेंट। अब मूवमेंट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ जस्ट इन टाइम में मूवमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, हमने पिछले लेक्चर्स में भी एक जगह पर डिस्कस किया था कि हम वर्क सेल्स बना देते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स, सिमिलर चीज़ें हम एक जगह वर्क उसको इकट्ठा कर देते हैं। वो इस तरह में इकट्ठा कर देते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी की अलग वायरिंग है, वायरिंग जो डिपार्टमेंट है और गाड़ी का जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है वो इकट्ठा कर देते हैं, सो दैट कि वो इकट्ठे बैठ के उसको एक ही वर्क सेल के अंदर ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, वायरिंग उठा के उन्हें दूसरे कॉर्नर पे ना जाना पड़े, साथ ही नेक्स्ट उसमें सेक्शन में चली जाए, वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में चली जाए साथ ही, ताकि वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर फिट हो जाए, डिस्टेंसेस कम हो जाए। फिर स्पेस फॉर इन्वेंट्री के मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए। फिर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये आपस में एक दूसरे से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें, उसके लिए पोका योग डिवाइसेस होते हैं, वायरलेस सेट्स होते हैं कि आपने कोई भी पूछना है या टेलीफोन कॉर्डलेस टेलीफोन्स दे देते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, मैंने आपसे पूछनी है कोई भी चीज़ तो मैं आपको जस्ट कॉर्डलेस पे, रादर देन कि मैं आपके उठ के ऑफिस जाऊँ या आपके सेक्शन में जाऊँ, आपके डिपार्टमेंट में जाऊँ। फिर जो है क्रॉस ट्रेन कर लेते हैं कि जिस वक्त मेरे डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा नहीं है या काम नहीं है तो मुझे आपके डिपार्टमेंट का काम भी आता है, मैं आपके साथ जाके आपको हेल्प आउट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी वेस्टेजेस रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट इन टाइम लेआउट सिस्टम में। डिस्टेंस रिडक्शन, large lots and long production lines with single purpose machinery are being replaced by smaller flexible cells, often U-shaped for shorter paths and improved communication, often using group technology concepts. हमने पहले भी कहा था लेआउट वाले, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हम लेआउट ऐसे बना लेते हैं अपने, जैसे अब हमारी प्रोडक्शन असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन का लेआउट ऐसे बना लेते हैं कि हर चीज़ पास हो, ज़्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े, प्रोडक्ट को उठा के ज़्यादा दूर ना ले जाना पड़े। फिर ऑफिस को यू शेप के अंदर हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं सो दैट के 3 बंदे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकें, क्रॉस फंक्शन भी काम भी कर सकें। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्स डिजाइन टू बी अरेंज्ड एज वॉल्यूम और डिज़ाइन चेंज, एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट्स एज वेल एज प्रोडक्शन सेटिंग्स, फैसिलिटेट्स बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। के सेल्स डिज़ाइन हम ऐसे करते हैं या रीअरेंज उन्हें ऐसे करते हैं कि जो एज वॉल्यूम और डिज़ाइन चेंज, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम अपने वर्क लेआउट का डिज़ाइन भी चेंज कर लेते हैं।
वॉल्यूम या डिज़ाइन चेंज हो रहा है तो हम उसके हिसाब से हम या नई चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हम उसके हिसाब से अपने ऑफिस असेंबली लाइन को भी एडजस्ट कर लेते हैं कि पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बैठते थे और यहाँ पे डिज़ाइन वाले बैठते थे, तो अब इंजीनियरिंग वाले इधर आ जाएं, डिज़ाइन वाले उधर चले जाएं। हम उसमें इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इसमें के थ्रू हम अपना वेस्टेजेस रिड्यूस कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ आर क्रॉस ट्रेंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए भी और फ्लेक्सिबिलिटी कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट में भी वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें, हम क्रॉस ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयज़ को। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द पासिंग ऑन ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, तो अब इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम अगर होगा, एक दूसरे से बेहतर तरीके से एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उसकी वजह से हम प्रोसेस जो है उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे एम्प्लॉय से शेयर कर सकेंगे। विद लिटिल और नो इन्वेंट्री बफर, गेटिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम इज क्रिटिकल। नाउ जस्ट इन टाइम के अंदर क्योंकि हमारे पास कोई बफर लेवल नहीं होता, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होता, तो हमने जितना स्टॉक है उतना ही प्रोड्यूस करना है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल होता है कि हम पहली दफ़ा ही ठीक प्रोड्यूस करें रादर देन कि हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हों। रिड्यूस स्पेस इन इन्वेंट्री, with reduced space inventory must be in small lots, units are always moving because there is no storage। अब जस्ट इन टाइम में स्टोरेज नहीं होती, आपका मटेरियल आ रहा है, आप मटेरियल को यूज़ करें और उससे आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेमी फिनिश पे फिनिश्ड होने जा रही है, तो वो सारे हर वक्त प्रोडक्ट लाइन आपकी चलती जा रही है, आपकी असेंबली लाइन मूव कर रही है, तो आपके पास स्पेस कम है, इन्वेंट्री भी फिर उसी हिसाब से आप स्मॉल लॉट्स के अंदर स्पेस जब कम हो तो आप कम रॉ मटेरियल लेंगे और कम उसको प्रोसेस करेंगे, स्मॉल लॉट्स के अंदर आप उसको प्रोसेस करेंगे। इन्वेंट्री इज एट द मिनिमम लेवल नेसेसरी टू कीप ऑपरेशंस रनिंग। जस्ट इन टाइम में हम इन्वेंट्री का ही तो हम बात करें कि जी इन्वेंट्री हम मिनिमम इन्वेंट्री रखते हैं, और इसके इन्वेंट्री टैक्टिक्स क्या हैं? यूज अ पुल सिस्टम टू मूव इन्वेंट्री, रिड्यूस लॉट साइजेस। पुल सिस्टम से क्या करते हैं, आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में उसको आगे मूव करते जाते हैं और लॉट साइजेस आप रिड्यूस करते जाते हैं। डेवलप जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम्स विद सप्लायर, कि आपने जस्ट इन टाइम सिस्टम सप्लायर के साथ कि जैसे ही आपको नेक्स्ट यूनिट की ज़रूरत पहुंचती है तो नेक्स्ट यूनिट की सप्लाई सप्लाई आ जाए, आपका रॉ मटेरियल पहुंच जाए। डिलीवर डायरेक्टली टू द पॉइंट ऑफ यूज़, फिर आप क्या करते हैं, जैसे आपका फिनिश गुड्स है उसको आप फ़ौरन कस्टमर को आगे हैंड ओवर करने के लिए आप आगे उसको भेज देते हैं। परफॉर्म टू स्केड्यूल के मुताबिक चलते हैं। रिड्यूस सेटअप कॉस्ट, इससे हम अपनी सेटअप कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। और यूज़ ग्रुप टेक्नोलॉजी, और ग्रुप वाइज आप प्रोडक्शन करते हैं। अब एक लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबिलिटी। ये एक समुंदर है, समुंदर की जो सतह है, जो लेवल है वो सी लेवल है, उसे हम कह रहे हैं इन्वेंट्री लेवल। ये हमारे पास इन्वेंट्री लेवल है, और इसके नीचे जो समुंदर के नीचे जो पहाड़ हैं, पहाड़ की चोटी हैं, पीक्स हैं, ये हमारे सारे वेरिएबिलिटी फैक्टर्स हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि स्क्रैप अगर ज़्यादा होगा, स्क्रैप हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा उसकी पीक जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे उससे जो बहरी जहाज़ है उसको गुजरने में मसला होगा, उतनी वो स्मूथ सेलिंग नहीं कर सकेगा, टकराएगा किसी के साथ। उसका इन अदर टर्म्स मतलब ये है कि जितना स्क्रैप ज़्यादा होगा उतना आपका इन्वेंट्री लेवल जो है वो कम हो जाएगा, उतनी इन्वेंट्री आपकी ज़्यादा स्क्रैप होगी। सेटअप टाइम आपके जितना ज़्यादा होगा उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगी, लेट डिलीवरी से कॉस्ट बढ़ेगी, क्वालिटी प्रॉब्लम से, प्रोसेस डाउन टाइम से। सिमिलरली अगर आप इन्वेंट्री लेवल और लो कर देते हैं, इसमें या तो तरीका ये है कि आप इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा हाई कर दें ताकि वो ऊपर से गुजर जाएगा आपका जो बहरी जहाज़ है। इन्वेंट्री लेवल लो करेंगे, लो करने से आपका जो है ये ज़्यादा बैडली आपकी वेरिएबिलिटी फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करेंगे। सो इसके अंदर हमने चीज़ें भी देखी। एक तो थी कि इन्वेंट्री लेवल हाई है, एक इन्वेंट्री लेवल लो है। जब इन्वेंट्री लेवल हाई है तो सब सेलिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं रादर देन के थ्रूपुट हम कम कर लें। अब अगर हम इन्वेंट्री लेवल लो कर लेते हैं तो इन लो इन्वेंट्री लेवल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फिर जस्ट इन टाइम में हम क्या कहते हैं कि हम लो इन्वेंट्री लेवल रखेंगे। अगर हम जस्ट इन टाइम में कहते हैं कि जो लो इन्वेंट्री हो या नो इन्वेंट्री हो तो स्क्रैप
सेटअप टाइम, लेट डिलीवरीज, क्वालिटी, प्रोसेस डाउन टाइम, ये सारे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। इन किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, आप अपना प्रोडक्ट फिनिश नहीं कर सकेंगे। और अगर इन्वेंट्री लेवल आप कहते हैं हाई, जैसे हमने पिछले देखा, तो अगर ये फैक्टर्स बढ़ भी जाएं, आपके इनका इम्पैक्ट ज़्यादा भी हो जाए, तो भी आपकी इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा होती है कि आप फिर भी स्मूथली सेल कर जाते हैं। नाउ कमिंग टू रिड्यूस्ड लॉट साइजेस, इन्वेंट्री 100 और 200 इन्वेंट्री आपके वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे टाइम। अब जो आपकी है ये डॉटेड ब्लैक लाइन है, दैट इज़ योर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, और जो हम आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री है, ये एवरेज ऑर्डर साइज है वो 200 है। 200 का आपका ऑर्डर साइज है, हर ऑर्डर आपका 200 का आता है, और एवरेज इन्वेंट्री आपकी 100 है। तो आप अपने लॉट साइज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि आप अपना एवरेज को 50 पे ले आएं, एवरेज को 50 पे ले आएं और 100 प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, कि व्हेन एवरेज ऑर्डर इज 100, एवरेज इन्वेंट्री आपकी 50 हो जाएगी। आइडियल सिचुएशन इज टू हैव लॉट साइजेस ऑफ 1 पुल्ड फ्रॉम 1 प्रोसेस टू द नेक्स्ट, ऑफन नॉट फिजिबल। और आइडियल सिचुएशन क्या होती है हमारे स्मॉल लॉट साइजेस में, कि एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो दूसरे में उसको पुल करके आप इन्वेंट्री को अगले प्रोसेस में ले जाते हैं, वहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो उससे अगले में ले जाते हैं। और लेकिन यूजुअली ये अक्सर जगहों में फिजिबल भी नहीं होता। कैन यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस टू कैलकुलेट डिजायर्ड सेटअप टाइम। अब हम देखते हैं कि हमने अगर डिजायर्ड सेटअप टाइम, इसका जस्ट इन टाइम में हमने देखा था कि होल्डिंग कॉस्ट तो हमारी मिनिमाइज हो जाती है। होल्डिंग कॉस्ट या नहीं होती है, मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री हम होल्ड कर ही नहीं रहे। लेकिन जिस वक्त हमने प्रोडक्शन करनी है उस वक्त हमारी जस्ट इन टाइम हमारी रॉ मटेरियल आएगा, तो उससे हमारी सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हम सेटअप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूलेस को हम अगर फर्दर ड्राइव करें तो हम सेटअप कॉस्ट निकाल सकते हैं। 2 key changes necessary: improve material handling, reduce setup time। लॉट साइज में, अब लॉट साइज की एक हम एग्जांपल देखते हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कि सेटअप कॉस्ट हम निकाल के देखेंगे या सेटअप टाइम। तो एनुअल डिमांड हमारी 400,000 यूनिट्स है, डेली डिमांड क्या है 250 डेज हैं एक साल के अंदर, तो 1600 पर डे आ गई। डेली प्रोडक्शन रेट 4000 यूनिट्स है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिजायर्ड हमारी 400 है, होल्डिंग कॉस्ट 20 पर यूनिट है। अब सेटअप कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, Q इज इक्वल टू √2 - D/P। इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो एक तरफ Q स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी तरफ √ ख़त्म हो गई। फिर आप अब दूसरी साइड पे 2DS आ गया, तो आप क्या करें कि S को एक तरफ ले आएँ, 2 को D को नीचे ले आएँ, और बाकी Q स्क्वायर को आप H के साथ मल्टीप्लाई ऊपर ले जाएं, इसको रीअरेंज कर लें, तो आपके पास नया फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू Q स्क्वायर H1 - D/P डिवाइडेड बाई 2D। अब अगर इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है $2.40, जो कि आपका क्या है सेटअप कॉस्ट है पर यूनिट सेटअप कॉस्ट आपकी आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर सेटअप कॉस्ट। नाउ सेटअप टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेटअप टाइम को उसको फर्दर आप 30 डिवाइडेड बाय पर आवर 30 पर आवर से डिवाइड करें तो आपका 4.8 मिनट्स आ गए, कि पर यूनिट जो आपकी सेटअप टाइम है दैट इज 4.8 मिनट्स। सो दिस you can use these two formulas to calculate setup cost and setup time. Now reduce setup cost. High setup cost encourage large lot sizes. जितनी ज़्यादा सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होगी उतना हमारा हमें अगर हमारी सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका हल ये होता है कि जी आप इन्वेंट्री फिर बढ़ा दें, ज़्यादा इन्वेंट्री को आप एक दफ़ा मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेंट्री होगी सेटअप कॉस्ट उतनी कम होगी। रिड्यूसिंग सेटअप कॉस्ट रिड्यूस लॉट साइजेस एंड एवरेज एंड रिड्यूसेस एवरेज इन्वेंट्री। और सेटअप कॉस्ट अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपकी लॉट साइज बढ़ जाते हैं लेकिन एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो जाती। सेटअप टाइम कैन बी रिड्यूस थ्रू प्रिपरेशन प्रायर टू शट डाउन एंड चेंज ओवर।
सेटअप टाइम कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू प्रिपरेशन प्रायर टू शट डाउन एंड चेंज ओवर। क्या आप सेटअप टाइम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी मशीनरी को ऑफ करने से पहले उसको एक दफ़ा क्लीन कर लें, उसको मेंटेन कर लें, आप उसको प्रिपेयर कर लें फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो उसको सिर्फ ऑन करेंगे और आप मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। ये भी एक टेक्निक है अपनी सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस करने की। लोअर सेटअप कॉस्ट। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास ब्लू कलर की एक लाइन आ रही है जो कि वाई एक्सेस से हमारी एक्स एक्सेस की तरफ जा रही है। वाई एक्सेस पे कॉस्ट है, एक्स एक्सेस पे लॉट साइज़ है। तो जैसे जैसे लॉट साइज़ आपका रिड्यूस होता जाता है, आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती जाती है। तो S1 और एक ब्राउन कलर की है, उसमें भी सेम आप देखते हैं कि अगर आप सेटअप कॉस्ट कर्व आपने एक सेटअप का निकाला, आपने फिर दूसरा सेटअप निकाला, कॉस्ट कर्व निकाला, फिर एक आपने टाइम 1 टाइम 2 निकाला, आपने होल्डिंग कॉस्ट निकाली, तो T1 इज़ योर टोटल कॉस्ट, T2 इज़ अगेन योर टोटल कॉस्ट, जिसमें आपकी सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट आ गई। और मैरून लाइन को आप देखें तो और ग्रीन लाइन आपकी एक्चुअली होल्डिंग कॉस्ट है फॉर योर इन्वेंट्री। सो यू कैन सी कि आप जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते जाते हैं आपकी सेटअप कॉस्ट डिक्रीज करती जाती है। रिड्यूस सेटअप टाइम्स। इनिशियल सेटअप टाइम 90 मिनट्स था। सेपरेट सेटअप इनटू प्रिपरेशन एंड एक्चुअल सेटअप, डूइंग एज मच एज पॉसिबल व्हाइल द मशीन प्रोसेस इज ऑपरेटिंग, सेव 30 मिनट्स। इसका मतलब है कि स्टेप 1 में आप क्या कर सकते हैं कि इनिशियल सेटअप टाइम, आपने किसी भी प्रोसेस को आपने स्टार्ट किया तो इनिशियल उसका सेटअप टाइम 90 मिनट्स था। आपने क्या किया कि उसकी प्रिपरेशन और एक्चुअल सेटअप जो टाइम था उसको अलग अलग कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे कि आप डूइंग एज मच एज पॉसिबल व्हाइल द मशीन प्रोसेस इज ऑपरेटिंग, कि जो मशीन चल रही है तो आप नेक्स्ट प्रिपरेशन भी उसके साथ उसी वक्त इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके 30 मिनट्स रिड्यूस हो गए। मूव मटेरियल क्लोजर एंड इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग, और मटेरियल जो है मशीन के और करीब ला के रख दें ताकि जल्दी उसके अंदर डाला जा सके, तो आपके और 20 मिनट कम हो जाएंगे। स्टैंडर्डाइज एंड इम्प्रूव टूलिंग, और आप अपने मशीन को के जो कैलिब्रेशन है उसको आप स्टैंडर्डाइज कर दें, अपनी मशीन को दोबारा से चेक कर लें तो आपके 15 मिनट्स उस पर और रिड्यूस हो जाएंगे। और यूज़ वन टच सिस्टम टू एलिमिनेट एडजस्टमेंट्स। वन टच सिस्टम के एक टच से आप अपनी जो एडजस्टमेंट्स हैं मशीन की वो कर सकें। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर आप उसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, उससे आपके 10 मिनट और कम हो गए। ट्रेनिंग ऑपरेटर्स और स्टैंडर्डाइजिंग वर्क प्रोसीजर्स से आप अपने ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग्स करा के आप उससे और 2 मिनट वो और एफिशिएंट हो जाएंगे, 2 मिनट आप और रिड्यूस कर सकते हैं। और रिपीट साइकिल अंटिल सब मिनट सेटअप इज अचीव्ड, और इस साइकिल को बार बार आप रिपीट करते जाएं। प्रिपरेशन पहले से कर लें, मटेरियल को उसके पास रख लें, लाके स्टैंडर्डाइज कर लें, उसको मशीन को रिकैलिब्रेट कर लें, एडजस्टमेंट्स उसकी कर लें, ट्रेनिंग ऑपरेटर्स की करा दें कि अनटिल कि उनका सेकंड्स के अंदर उनका जो है सेटअप टाइम जो है, अभी तो मिनट्स में चल रहा है ना, 13 मिनट्स 15 मिनट्स कि आपका जो है सब मिनट्स के अंदर वो सेटअप टाइम आपका आ जाए, इतना आप उसको एफिशिएंट कर सकते हैं। Now coming to just-in-time scheduling, schedules must be communicated inside and outside the organization. Levels schedules क्या होते हैं? Process frequent small badges, freezing the schedule helps stability, Kanban, signals used in a pull system. हम इसको Kanban को next आगे slides में देखते हैं। Better scheduling improves performance. जितना बेहतर आपने स्केड्यूल किया होगा आपने उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। टैक्टिक्स क्या हैं? कम्युनिकेट स्केड्यूल टू सप्लायर्स, कि आप अपना स्केड्यूल ऑलरेडी सप्लायर्स को दे दें। मेक लेवल स्केड्यूल्स, कि आप और उनका जो स्केड्यूल है वो मीट करता हो। फ्रीज पार्ट ऑफ द स्केड्यूल, कि एक दफ़ा जो स्केड्यूल आपने बना दिया उसको आप फाइनल कर दें, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं होंगे, फ्रीज कर दें। परफॉर्म टू स्केड्यूल, फिर जो काम करेंगे उस आपने स्केड्यूल के मुताबिक करेंगे। सीक वन पीस मेक एंड वन पीस मूव, कि पहले एक पीस बनेगा वो मूव करेगा फिर अगला पीस बनेगा। एलिमिनेट वेस्ट को एलिमिनेट करें। प्रोड्यूस इन स्मॉल लॉट्स के अंदर प्रोड्यूस करें। यूज़ कानबान्स, कार्ड्स आप यूज़ करें, कार्ड सिस्टम हम आगे डिस्कस करते हैं। मेक ईच ऑपरेशन प्रोड्यूस अ परफेक्ट पार्ट, और हर ऑपरेशन से जो पार्ट प्रोड्यूस हो
उसका आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट हो. Coming to level schedules, process frequent small batches rather than a few large batches. Make and move small lots so that level schedule is economical. Jelly bean scheduling, freezing the schedule closest to the due dates can improve performance. ये सारी हमने चीज़ें पहले भी पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस की कि हम इसके अंदर जो है जेली बीन स्केजुलिंग होती है कि आपने जो स्केड्यूल बनाया है उसके अंदर आप उसको कर देते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं और उससे आप और उसके बाद उसको फ्रीज कर देते हैं, उसको फाइनल कर देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगी. जस्ट इन टाइम लेवल मटेरियल यूज अप्रोच. स्मॉल लॉट्स में जब हम कहते हैं तो हम कैसे मटेरियल यूज हम अप्रोच यूज कर सकते हैं. जैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास ए बी सी ए बी बी सी. अब आपने लार्ज लॉट के अंदर जो मैन्युफैक्चर करना है तो आप क्या करते हैं, पहले सारे ए को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, फिर सारे बी को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर सी को इकट्ठा कर लेते हैं. सो स्मॉल लॉट्स के अंदर क्या होता है कि स्मॉल लॉट्स के अंदर आपने जितनी ज़रूरत है, अगर पहले ए की ज़रूरत है तो आप ए को ही करेंगे, फिर अगर 3 बी चाहिए तो 3 बी करेंगे, फिर 1 सी की ज़रूरत है तो ए सी को मैन्युफैक्चर किया, फिर 2 ए कर लिए. लेकिन जब लार्ज लॉट होती है तो लार्ज लॉट के अंदर तो आप पहले सारे ए एक दफ़ा कर दिए, बी कर लिए, फिर सी कर लिए. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, the chapter was just in time and lean operations. We talked about the Toyota company, Toyota Motor Corporation. They are the pioneers of just in time inventory system. और उनका एक प्रोडक्शन मैनेजर था ऑनसो, जिसने के 7 वेज वेस्टेज के 7 वेज उसने आइडेंटिफाई किए थे. और जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, इट इज़ अगेन पेटेंट ऑफ टोयोटा कंपनी. टोयोटा वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम एंड टीपीएस. तो हमने इसमें आज डिस्कस किया कि वेस्टेज एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं, वेरिएबिलिटी कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं थ्रूपुट को. देन जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, उसमें फिर कंसर्न्स क्या होते हैं सप्लायर्स के. फिर लेआउट के थ्रू हम जस्ट इन टाइम लेआउट, अपने फैक्ट्री लेआउट के थ्रू हम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी जस्ट इन टाइम को. डिस्टेंस रिडक्शन से, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, रिड्यूस स्पेस इन इन्वेंट्री. देन हम इन्वेंट्री को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम वेरिएबिलिटी कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कैसे, लॉट साइजेस को, सेटअप कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. फिर हमने कहा कि जस्ट इन टाइम स्केजुलिंग कैसे होती है, जिसमें हमने कहा लेवल स्केजुल्स होते हैं कि एक ही लेवल के ऊपर आपका जो प्रोड्यूसर है और सप्लायर है वो दोनों एक ही लेवल के ऊपर एक ही फाइनल करके आप वो अपने सप्लायर को भी दे देते हैं और फिर यू स्टिक टू दैट, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होती है. So that is the end of this lecture. Thank you very much.